नमस्कार दोस्तों, दिस इज प्रतीक मोदी एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ रिवॉल्यूशन आईएएस एंड इनिशिएटिव ऑफ राज मल्होत्राज आईएएस। हमारी प्रीलिम्स सीरीज में आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो भारत के संवैधानिक ढांचे का सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो शुरू करने से पहले एक बैकग्राउंड की बात करते हैं उसके। इंडिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब होता है संसदीय लोकतंत्र। ओके, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या संसदीय लोकतंत्र में दो प्रकार के मुखिया होते हैं, एक होता है नॉमिनल हेड, एक होता है रियल हेड। ओके, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, इनको हेड ऑफ स्टेट भी कहते हैं। रियल हेड मतलब जिनके पास वाकई में शक्ति होती है, डिसीजन लेने की पावर होती है, इनको बोला, ये हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद हिज काउंसिल, प्रधानमंत्री और उनका जो पूरा का पूरा कैबिनेट मिनिस्टर्स है, वो यह शक्ति को एक्सरसाइज करते हैं। ओके, तो पीएम एंड हिज काउंसिल इज रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, या ये कह सकते हैं कि दे आर हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड ही और शी इज हेड ऑफ द स्टेट। ओके, सो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आज हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी बनाया गया है संविधान के द्वारा, वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे राष्ट्रपति, इनके बारे में। तो राष्ट्रपति को लेकर संविधान में क्या आर्टिकल्स हैं? यूजुअली स्टेट पीएससीज में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे खास ध्यान दिया जाता है और आर्टिकल्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि हम आगे कुछ सैंपल क्वेश्चंस देखेंगे, उनमें आपको मिलेंगे कि ये फैक्ट्स टेस्ट किए गए हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आर्टिकल 52। ओके, आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब ये आर्टिकल भारत में राष्ट्रपति के पद को बनाता है, क्रिएट करता है ना, कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 रीड्स कि एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। इसका मतलब है कि ये एग्जीक्यूटिव के हेड होंगे। अब ये दो आर्टिकल पढ़कर लगेगा कि राष्ट्रपति बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है भारत में, और भारत एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है ना। लेकिन ये आर्टिकल बाद में अपनी स्थिति क्लियर करते हैं। आर्टिकल 74 में साफ साफ लिखा है कि एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति उनका मुखिया रहेगा, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव पावर वो किसके कंसल्टेशन से एक्सरसाइज करेगा? पीएम हेडेड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके कहने पर ही ये पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे। तो ये एग्जीक्यूटिव पावर को लेकर है। आर्टिकल 54 जो कहता है, ये राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया इज अ रिपब्लिक या गणतंत्र है भारत। रिपब्लिक या गणतंत्र होने के क्या मायने होते हैं? रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ स्टेट विल बी इलेक्टेड। ओके, रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में कई लोग काफी कंफ्यूज होते हैं। दे आर टू डिफरेंट टर्म्स। अ कंट्री कैन बी अ रिपब्लिक विदाउट बीइंग अ डेमोक्रेसी, फॉर एग्जांपल चाइना, और अ कंट्री कैन बी अ डेमोक्रेसी विदाउट बीइंग अ रिपब्लिक, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम। बट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हम लोग लोकतांत्रिक गणतंत्र हैं। गणतंत्र शब्द का मतलब होता है कि हेड ऑफ स्टेट, राज्य का जो मुखिया होगा, वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा, या वो पद सभी के लिए ओपन रहेगा। कोई हेरिडिटरी रूल ऑफ मतलब रूलर नहीं रहेगा, या यूं कहें कि जैसा ब्रिटेन में होता है कि राजा या राजघराने से कोई संबंधित व्यक्ति ही उस पद पे बैठता है, ये व्यवस्था भारत में नहीं है। तो भारत एक रिपब्लिक है। अब रिपब्लिक में आर्टिकल 54 है, ये रिपब्लिक को स्टेब्लिश करता है। कैसे? कि बताता है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसका चुनाव होगा। कैसे होगा? इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा, निर्वाचन पत्र बनाया जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन कौन होंगे। तो इसमें ये ध्यान देने वाली बात होती है एग्जाम के लिए, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कौन कौन से बोथ हाउसेज की बात हो रही है? तो लोकसभा एंड राज्यसभा, इनके इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। नॉमिनेटेड मेंबर्स राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा में पहले 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियंस होते थे, अब नहीं होते हैं। राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। ये नॉमिनेटेड मेंबर्स राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? तो इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि इनको राष्ट्रपति ने ही नामित किया था,
और यदि राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं तो देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हेंस these 12 nominated members of parliament from Rajya Sabha won't participate in election of the president of India. Okay, along with them elected members, again here also elected members of legislative assemblies of state, मतलब राज्यों की स्टेट की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, वो भी इस इलेक्शन में भाग लेंगे। ये बात हमें कहां से पता चलती है? राष्ट्रपति का इलेक्शन दिया है 54, आर्टिकल 54 में। देन वी हैव आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 हैज मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के इलेक्शन का तरीका क्या रहेगा? तो वो तरीका रहता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। proportional representation by single transferable vote. Okay, proportional representation by single transferable vote, ये सिस्टम रहता है। अब इसका मतलब होता है कि जैसा कि लोकसभा में और विधानसभाओं में होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जिस व्यक्ति को सबसे अधिक वोट मिल जाते हैं वो जीत जाता है, जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक अलग प्रणाली है। भारत में ये राष्ट्रपति के चुनाव में और राज्यसभा के सांसद के इलेक्शन में यूज होती है। इट इज राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, निर्वाचन होता है, इट इज अ इनडायरेक्ट इलेक्शन। ओके, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। व्हाई? बिकॉज पीपल और सिटीजन ऑफ इंडिया डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, डायरेक्ट इलेक्शन हमारे यहाँ पर लोकसभा एंड विधानसभाओं के ही होते हैं। फिर आर्टिकल 56 कहता है टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज 5 years फ्रॉम द डेट ही और शी एंटर्स द ऑफिस। तो इनके कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। यह सवाल प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष 5 years होती है एंड ही और शी इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। ओके, सो आर्टिकल 57 में ये बात भी है कि दे आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। ये बात क्यों याद रखनी है? बिकॉज इन यूएसए में वहां के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सिर्फ 2 ही बार मैक्सिमम राष्ट्रपति बन सकते हैं और उनका टेन्योर या कार्यकाल जो होता है वो 4 years होता है। ओके, 4 years। एग्जाम्पल बराक ओबामा 2 बार राष्ट्रपति बने और उसके बाद वो इनएलिजिबल हो गए हैं, मतलब वहां पर मैक्सिमम 2 बार ही राष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप अभी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं तो वो 1 बार ही राष्ट्रपति बने हैं, ऑल्दो 2 बार कॉन्टेस्ट कर चुके हैं, 1 बार जीते 1 बार हारे। अगर इस बार भी वो जीतते हैं तो ये उनका आखिरी टेन्योर होगा। ओके, बट इन इंडिया इट इज नॉट सो, बिकॉज इन इंडिया अ पर्सन कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन मल्टीपल n नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये दिस इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 57। देन वी हैव आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं। क्या क्वालिफिकेशन? इनमें 2 क्वालिफिकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, वो एक भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज वेरी ऑब्वियस। आप भारत के राष्ट्रपति बनने वाले हैं तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात लिखी है। फिर एज, कम से कम 35 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए, मिनिमम 35 years ऑफ एज उनकी होनी चाहिए, ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, 35 years। ये याद क्यों रखना है? बिकॉज फॉर प्राइम मिनिस्टर यू शुड बी एटलीस्ट 25 years old। ओके, बट फॉर बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देयर इज अ मिनिमम एज दैट इज 35 years। ओके, तो भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो कम से कम 25 वर्षीय होना चाहिए, भारत का राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम 35 वर्षीय होना चाहिए व्यक्ति को। बट इससे डिबेट उठती है कि अपर एज लिमिट यहाँ पर नहीं है, मिनिमम एज होती है सिर्फ। तो पॉलिटिशियंस के लिए क्या इन पदों के लिए एक अपर एज लिमिट ब्रैकेट भी हमें डिसाइड करना चाहिए, है ना, बट ऐसा अभी है नहीं, अभी सिर्फ मिनिमम एज क्राइटेरिया फिक्स किया गया है ना। अगेन इनके साथ में 2 और क्वालिफिकेशंस लिखी है कि ही और शी मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, है ना। फॉर प्रेसिडेंट वो लोकसभा के सांसद बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। जो शर्तें लोकसभा सांसद बनने के लिए चाहिए होती वो भी पूर्ण करनी चाहिए उनको, ये वाली बात। दूसरा, एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। मतलब जब आप भारत के राष्ट्रपति हैं तो आप किसी और ऑफिस और किसी और पद से अपनी आय अर्जित नहीं कर रहे हो, ये बोला गया है इसमें। ठीक है,
तो ये हमने देखा प्रेसिडेंट जो होता है भारत में, वो भारत में हेड ऑफ स्टेट होते हैं, हेड ऑफ स्टेट भी होते हैं, एंड ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ही और शी should be the first citizen of India. The current president of India is श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और वो भारत की पहली महिला भी कहलाएंगी। अगले लेक्चर में हम लोग भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स की लिस्ट और प्राइम मिनिस्टर्स और वाइस प्रेसिडेंट्स की लिस्ट पर भी बात करेंगे। ओके, तो ये राष्ट्रपति का जो पद है यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंडर में आता है, जो कि चैप्टर 1 पार्ट 5 में मेंशन्ड है। अब ये हमने अभी देखा राष्ट्रपति का इलेक्शन प्रोसेस, इसको एक बार और देखते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है राष्ट्रपति के इलेक्शंस। भारत के जो राष्ट्रपति हैं, हमने देखा कि इंडिया एक रिपब्लिक है तो उनके इलेक्शन होंगे। ओके, इलेक्शन कैसा होगा? तो इनडायरेक्ट होगा, है ना। राष्ट्रपति के अलावा एक राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शंस इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट होने का मतलब कि एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा जिसमें कुछ सिलेक्टेड लोग ही रहेंगे। तो वो कौन होंगे? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, है ना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लोकसभा एंड राज्यसभा, तो इनके इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, साथ में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन भी होगा। ध्यान देने वाली बात है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी लोकसभा राज्यसभा के सांसद होते हैं, लेकिन स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, वो सिर्फ राष्ट्रपति के इलेक्शन में होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज राष्ट्रपति जो है, ही इज हेड ऑफ स्टेट, इंडियन स्टेट, एंड इंडियन स्टेट में वो फेडरल या यूनियन गवर्नमेंट के हेड होंगे, मतलब राज्यों का भी प्रतिनिधि के रूप में वो कार्य करेंगे। इसलिए आप अक्सर देखेंगे कि कई बार स्टेट के जो सीएम होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में राष्ट्रपति को कई बार शिकायत भी करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति यूनियन के मुखिया है, ना सिर्फ केंद्र के, है ना। तो भारतीय संघ जो है, भारत संघ है, उसके मुखिया है, इसलिए राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होता है, और विधानसभाओं से भी लोग, मतलब विधायक जो होते हैं वो वोट करते हैं। साथ ही साथ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 यूनियन टेरिटरीज हैं अभी हमारे यहाँ पर, जहां पर विधानसभाएं हैं। इनके जो विधायक होंगे वो भी इलेक्शन में पार्ट लेंगे। क्योंकि अभी सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी में ही विधानसभा है या विधायक हैं, विधानसभा तो कश्मीर में भी है बेटा, वही वहां इलेक्शंस आर ऑनगोइंग, तो वहां पर जब विधायक बन जाएंगे, तो अब जब राष्ट्रपति का अगला इलेक्शन होगा इन 2027 मोस्ट प्रोबेबली, तो ये भी भाग लेंगे। ठीक है, तो ये वाली बात लिखी हुई है, इसमें कश्मीर भी है। अभी की तारीख में कश्मीर में विधानसभा है लेकिन विधायक नहीं है, तो कुछ समय में वो ऐड हो जाएंगे वहां पर। तो ये तो हमने बात किया कि भाई राष्ट्रपति का इलेक्शन का प्रोसेस। ओके, अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति की पावर्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं, है ना। व्हाट आर द पावर्स दैट आर गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो इनको हम कई हेडिंग में पढ़ सकते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स, जो कि अलग अलग आर्टिकल्स के थ्रू मिलती है। पहला तो ही इज द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। पहली बात, भारत के जो एग्जीक्यूटिव मतलब हमारी कार्यपालिका या हमारी सरकार के मुखिया होते हैं, है ना। फिर एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन होता है प्रेसिडेंट के लिए, कि वो प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं, और साथ में प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, है ना। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आफ्टर अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द लिस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स who are appointed by president but on the recommendation of prime minister of India only। तो उनको अपॉइंट करने में, हालांकि ये इनका सिचुएशनल डिस्क्रिशन कहलाता है। ऐसा नहीं है किसी को भी बोल देंगे कि भाई तुम भारत के प्रधानमंत्री हो, उसी व्यक्ति को बना सकते हैं जिसने लोकसभा चुनाव में जिसकी पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें हों, है ना, उनको ही बनाएंगे। हम अगले लेक्चर में इससे जुड़े कुछ किस्से देखेंगे, भारत के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों की सूची हम पे चर्चा करेंगे तो देखेंगे। इनके अलावा गवर्नर का अपॉइंटमेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन सबको भी अपॉइंट करते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी पावर्स होती हैं, मतलब
इमरजेंसी लागू करना, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, इसको भी लागू करते हैं। ऐसा भारत में सिर्फ 3 बार हुआ है अभी तक आजाद भारत के इतिहास में, 1962 में, 1971 में, 1976 में, जब हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। ऑल्दो राष्ट्रपति इमरजेंसी को प्रधानमंत्री और काउंसिल की अनुशंसा पर ही लगाता है ना। हालांकि इंदिरा गांधी ने 1976 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर जब इमरजेंसी लगाई, she didn't took the permission of and she didn't took the council of ministers in her confidence, है ना। बट अभी के समय पर there is a amendment, there was amendment 44th amendment, जिससे आर्टिकल 352 में कंपलसरी कर दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर हैज टू टेक द कैबिनेट इन कॉन्फिडेंस बिफोर इम्पोजिंग एनी सच इमरजेंसी। ये फिर राष्ट्रपति शासन अंडर आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 says कि whenever there is failure of constitutional machinery in the state, governor can recommend president's rule in the state। इसको स्टेट इमरजेंसी या राज्य आपातकाल भी कहते हैं 356 को। और इस समय पे राज्य की पूरी शक्तियां केंद्र सरकार के पास आ जाती है, केंद्र सरकार उनको राष्ट्रपति के माध्यम से एक्सरसाइज करती है। और तीसरी इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में कभी भी नहीं लगी है ना। इसमें ये जब मतलब इसके लगने के पीछे आधार होता है कि जब इंडियन इकोनॉमी डिस्ट्रेस में होगी, हमारी फाइनेंसेस खराब होंगे बिल्कुल ही, तब हम इस हालत में आएंगे। तो अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। फिर लेजिस्लेटिव पावर्स पे बात करते हैं। ये एग्जीक्यूटिव पावर देखी। लेजिस्लेटिव पावर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर विच प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज इज समनिंग एंड प्रोरोगिंग पार्लियामेंट सेशंस। ओके, एंड व्हाट इज समन? पार्लियामेंट का सेशन कब से कब तक लगेगा, सत्र कब से कब तक लगेगा, यह राष्ट्रपति बताते हैं। लेकिन राष्ट्रपति इस अपने डिस्क्रिशन से ना बता के प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की रिकमेंडेशन पर बताते हैं, है ना। तो ये समन करना होता है। प्रोरोग मतलब होता है कि उसमें बीच में सत्रावसान ब्रेक खत्म करना, है ना, तो बुलाना और सेशन को खत्म करना। लोकसभा को डिसॉल्व करना भी राष्ट्रपति के पावर में होता है, हाथ में होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2024 में लोकसभा इलेक्शन हुए, तो बिफोर मतलब इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेड टू प्रेसिडेंट कि आप लोकसभा को मतलब डिसॉल्व कर दें, है ना। लोकसभा डिसॉल्व हुई और नई लोकसभा 17वीं लोकसभा का गठन अब हो चुका है मई के महीने में। गिविंग असेंट टू बिल्स, गिविंग असेंट टू बिल्स का मतलब होता है भारत में कोई भी लॉ बनता है तो वो बिल के रूप में आता है। ये बिल कैबिनेट क्लियर करता है सबसे पहले, कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट के बाद ये लोकसभा या राज्यसभा में जाएगा, है ना। फिर उसके बाद राज्यसभा या लोकसभा में जाएगा और इसके बाद ये बिल राष्ट्रपति के असेंट के लिए पेश किया जाएगा। अगर राष्ट्रपति इसको असेंट दे देते हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज एन एक्ट, उसको एक्ट बोला जाएगा। तो ये राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति इस समय पर इस स्टेज में जब ये राष्ट्रपति के पास में आ जाता है, he had veto power also। what is veto power? 3 प्रकार के वीटो पावर राष्ट्रपति के पास होते हैं। पहला तो he can withhold his assent, मतलब वो लॉ को खत्म कर सकते हैं प्रधानमंत्री के कहने पे। दूसरा सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो का मतलब है वो लॉ को वापस एक बार वापस से इस शुरुआती फेज में यहां पर भेज देंगे कि आप दोबारा उस पर पुनर्विचार कर लें। ऐसा डॉक्टर कलाम ने एनएसी बिल के साथ किया था और जब वो वापस से यहाँ भेजा उन्होंने तो दोबारा कैबिनेट ने उसको रीइंट्रोड्यूस नहीं किया। लेकिन अगर मान लो कैबिनेट उसको, राष्ट्रपति ने वापस लॉ भेजा है और कैबिनेट के पास भेजा, कैबिनेट उसको दोबारा आगे भेज देता है और दोबारा पार्लियामेंट उसको क्लियर करके इनके पास भेजता है, तो ही हैड नो चॉइस दिस टाइम, है ना। बट एक बार वो वापस भेज सकते हैं, चूंकि ये सस्पेंड कर दिया उन्होंने कुछ समय के लिए उस लॉ को, तो इसलिए सस्पेंसिव वीटो। थर्ड इज पॉकेट वीटो। थर्ड इज पॉकेट वीटो। ओके, पॉकेट वीटो का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज नो आर्टिकल ऑफ प्रोविजन जहां पर ये बताया गया हो कि राष्ट्रपति को इतने समय में बिल पर असेंट देना है या साइन करने हैं, है ना। ये वाला फेज, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो राष्ट्रपति कितने समय रख सकता है ना।
इट्स टेक्निकली इट इज अ टेक्निकल लैक्यूना, बट इस तरीके से एक बार ये घटना हुई है। तो राजीव गांधी सरकार में पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के समय पर ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति थे। पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल बिल जिसमें लोगों की राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन हो रहा था आर्टिकल 21 का तहत, और राष्ट्रपति ने उसको साइन करने से मतलब मना भी नहीं किया, हाँ भी नहीं किया, ही जस्ट केप्ट इट इन पॉकेट, इसलिए इसको हिंदी में बोलते जेबी वीटो। उन्होंने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया, और इसीलिए वो इकलौता उदाहरण जब इसका यूज किया गया था। तो ये यहाँ पर राष्ट्रपति के पास में ये भी शक्तियां होती हैं। फिर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी दी हुई है। आर्टिकल 123 बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर होती है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अब जैसा कि हमने देखा, भारत में कोई लॉ बनना है तो ये प्रोसीजर होता है। अब सपोज करें, फर्ज करें कि लोकसभा या राज्यसभा में से, या तो लोकसभा सेशन में नहीं है या राज्यसभा नहीं है या दोनों ही नहीं है ना, तो कैसे कोई लॉ बनेगा? अगर अभी गवर्नमेंट को कोई लॉ बनाना है, अभी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो एक टेम्परेरी प्रोविजन दिया गया है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 123, व्हेन गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली ब्रिंग, कैबिनेट कैन डायरेक्टली ब्रिंग द लॉ टू प्रेसिडेंट। क्योंकि ये दोनों अभी सत्र में नहीं है तो इनको बाईपास करके, लेकिन ये लॉ नहीं रहेगा, ये प्रॉपर लॉ नहीं कहलाएगा, ये टेम्परेरी प्रोविजन है। संविधान में आर्टिकल 123 में लिखा हुआ है कि ये अगर इस तरीके से ऑर्डिनेंस लाया जाता है, राष्ट्रपति उसको साइन करते हैं, तो पार्लियामेंट के सत्र चालू होने के 6 हफ्ते के अंदर अंदर उस पे असेंट मिलना चाहिए। यदि नहीं मिलता है तो जो ऑर्डिनेंस था वो अपने आप इट विल बी नल एंड वॉइड। ओके, तो ये वाली पावर दी गई है। अब ये लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। फिर बात करते हैं जुडिशियल एंड अदर पावर्स। तो जुडिशियल एंड अदर पावर्स में सबसे इंपॉर्टेंट होती है आर्टिकल 72 के तहत पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। व्हाट इज पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट? इनको हिंदी में बोला जाता है क्षमा दान की शक्ति। भारत में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है। अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है या कोई भी सजा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो पहले तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही क्यूरेटिव पेटिशन लगा के उसको रिकंसिडर करवा सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट भी उस बात को ओके नहीं करता है तो ही और शी कैन अप्रोच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट उनकी जो सजा थी उसको पार्डन कर सकते हैं, यानी उनके सेंटेंस को पूर्ण रूप से जीरो कर देंगे और उनको आजाद भी कर सकते हैं अगले दिन। पार्डन कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। कम्यूटेशन का मतलब होता है कि उनके सेंटेंस का नेचर बदल देना। फॉर एग्जाम्पल डेथ सेंटेंस से लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल सकते हैं, रिप्रीव कर सकते हैं, है ना, रिस्पाइट दे सकते हैं स्पेशल सर्कमस्टांसेस में उनको, है ना। ये सब चीजें और रेमिशन, ये सब अधिकार जो है या ये सब पावर जो है, ये भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वहां से जब राहत ना मिले तब व्यक्ति राष्ट्रपति को अप्रोच कर सकता है, मगर ये राष्ट्रपति का डिस्क्रिशन ना होते हुए प्राइम मिनिस्टर और उनकी रिकमेंडेशन पर ही एक्सरसाइज होते हैं। डिप्लोमेटिक रोल होता है, इंडिया से एम्बेसडर्स को अपॉइंट करना, फॉरेन डिग्निटरीज को रिसीव कर मतलब होस्ट करने से लेकर, ये सब राष्ट्रपति के पावर में आते हैं। एंड ही और शी इज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ओके, 26 जनवरी की परेड में आप देखेंगे कि राष्ट्रपति को वो मतलब सभी हमारे आर्म्ड फोर्सेस राष्ट्रपति के सामने हमारी पूरा उनका वो होता है, परेड निकलता है, तो सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इंडियन प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर्स अलग अलग वो एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, एक लेमैन को लग सकता है कि राष्ट्रपति के पास बहुत पावर्स होती है, बट राष्ट्रपति के पास में पावर नहीं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति इनमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इनकी रिकमेंडेशन पर ही काम करता है, इनकी एडवाइस पर ही काम करता है, और उसको उनकी एडवाइस मानना बाध्यकारी होगा। ठीक है, अब राष्ट्रपति का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो क्या राष्ट्रपति का पद जो है वो गलती से या हर चीज से परे रहेगा? ऑल्दो राष्ट्रपति इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, बट
अगर वो कोई गलती करते हैं तो उनको हटाने के लिए भी प्रावधान है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही प्रोविजन दिया गया है इम्पीचमेंट का। राष्ट्रपति के रिमूवल को या रिमूवल के प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहा जाता है, महाभियोग, है ना। अब इसका एक ही ग्राउंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का उल्लंघन। मतलब भारत के राष्ट्रपति को सिर्फ एक ही आधार पर हटाया जा सकता है, वो है संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है, इट इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस, ओके। इट कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन इसके पहले देयर शुड बी अ 14-day नोटिस। 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को कि आपके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू हो रहा है। उसके बाद 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ इधर लोकसभा या राज्यसभा, जहां पर भी लाया जा रहा है, वो उससे अग्री करें कि भाई ये एक्सेप्ट करें इसको, है ना, राष्ट्रपति को हटाने के डॉक्यूमेंट को, मोशन को। अगर वो एग्री करते हैं तो फिर उस हाउस में वो केस जाएगा। फॉर एग्जांपल लोकसभा में ने एक्सेप्ट कर लिया, 1/4 ने, 543 है स्ट्रेंथ, 1/4 ने मान लिया। अब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जब चालू होगी तो वहां पर उस पर राष्ट्रपति के केस पर चर्चा होगी, डिस्कशन होगा, चार्जेस को चेक किया जाएगा कि क्या उन पर लगाए गए आरोप सही है। इस दौरान राष्ट्रपति खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्वयं भी किसी और के थ्रू भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, अपनी बात रखवा सकते हैं। यदि लोकसभा यहाँ पर मान गया कि जो उन पे चार्जेस लगाए गए हैं वो ओके हैं, तो उसके लिए लोकसभा को 2/3 मेजोरिटी से वो पारित करना होगा। ये सबसे स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या होती है ये 2/3 मेजोरिटी? इसका मतलब होता है कि इफ देयर आर 543 members in Lok Sabha, then the motion must be passed by 2/3 of the members. टोटल स्ट्रेंथ का 2/3, 2/3, कुल सदस्यता के 2/3 सदस्य को पारित करना होगा ये। तो वो ये होता है 2/3 मेजोरिटी। और सेम गोज फॉर, फिर वो राज्यसभा जाएगा, वहां पर ही सेम प्रोसीजर रिपीट होगा। और जब राज्यसभा से भी ये पारित हो गया लोकसभा के बाद, देन द प्रेसिडेंट स्टैंड्स इम्पीच्ड, ओके। इम्पीचमेंट एक प्रोसेस है जिसके पूर्ण होने पर राष्ट्रपति स्वतः ही उस पद से, या जो राष्ट्रपति का पद है स्वतः ही मतलब खाली या रिक्त हो जाएगा, ओके। तो ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस, इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 61। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023, ओके। तो ये हमने देखा। अब हम इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं प्रीलिम्स के लिए। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक रहा था। और इनका भी हम पूरा लिस्ट अगले लेक्चर में सभी राष्ट्रपति की देखेंगे। आर्टिकल 123 इज ऑर्डिनेंस, ओके। और सेम आप याद रखें, स्टेट से संबंधित ऑर्डिनेंस वाला आर्टिकल 213 है। इसमें गवर्नर, जब हम स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तब उसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं। आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर, क्षमा दान की शक्ति। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में है। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट के बारे में है राष्ट्रपति के। अब सवाल किस प्रकार से आपको आ सकते हैं अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की? वैसे तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि whichever exam you are appearing for, or either MPPSC prelims, Rajasthan PSC prelims और UPPCS prelims, you should go through the previous year questions. ये जो क्वेश्चंस मैं यूज करूंगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अलग अलग एग्जाम से ही, है ना। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, ये सवाल पूछा गया है। ए ऑप्शन है लोकसभा मेंबर्स ओनली, ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। तो ये, और यहाँ पर डी ऑप्शन में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, ये सही है। अब इसमें सी ऑप्शन भी कई लोग सही मान सकते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, सही बात लिखी यहाँ तक, लेकिन यहाँ लिखा है एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, क्यों? यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की। स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन यहाँ पर काउंसिल का रोल नहीं है, सिर्फ असेंबली का है, ओके। तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर who among the following enjoys the power to grant a pardon in case of death sentence? मृत्यु दंड के केस में कौन मतलब उसको क्षमादान दे सकता है?
तो हमने अभी पढ़ा जैसा कि राष्ट्रपति है ना, गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर होती है, लेकिन वो डेथ सेंटेंस के केस में पार्डनिंग पावर नहीं दे सकते हैं, याद रखिएगा। फिर Who was the first president of India to be elected for 2 consecutive terms? 2 लगातार टर्म्स किसके रहे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद इन्हीं के रहे थे, है ना। फिर अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रेसिडेंट प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी? राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगता है? तो आर्टिकल 352 ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब टू कंक्लूड याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है वो सेरेमोनियल हेड ही है, नॉमिनल हेड है ना। इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होती हैं, लेकिन इसमें याद रखें कि ये पावर्स इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर ही यूज करनी है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये लेड बाय पीएम, प्रधानमंत्री। ओके, साथ में ये इनके पास अलग अलग क्राइसिस मैनेजमेंट की पावर होती है, इमरजेंसी से लेकर अलग अलग। और प्रेसिडेंट इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में चेक एंड बैलेंस को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, सो आई होप कि आज हमने जो पढ़ा आपको बात समझ में आई है। डू कीप रिवाइजिंग द टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों की सूची के ऊपर, जिनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग, थैंक यू।